नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय पेट एग्जाम 2023 के लिए विशेष रूप से कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं और ये सभी कक्षाएं आपके पेट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में संसद के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उन सभी की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आज की क्लास में हम लोगों को बात करना है संसदीय व्यवस्था क्या है हमारे देश में, यानी कि संसद में किस तरीके से कार्यवाही चलती है। इसी बात की चर्चा आज हम लोगों को अपनी क्लास में करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जानकारियां आपको मिलती रहें और इससे जुड़ा हुआ जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं उन सभी को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का आज का जो पहला पॉइंट है वो है आपको संयुक्त बैठक। और दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान, पहला एक सवाल आपको पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान का अनुच्छेद 108 है और इसी के अंतर्गत आपको संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाए तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक को बुलाता है, या इसी को कभी-कभी एक शब्द दिया जाता है आहूत करना, तो इसको आहूत करता है या फिर बुलाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 118 के चौथे खंड के अनुसार आपको प्रावधान है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 118 के चौथे खंड के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इस तरीके से आपको 3-4 सवाल यहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये भी कभी कभी आपसे सवाल के रूप में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक को कब कब बुलाया गया है, या कभी छोटा सवाल आपको दिया जाता है कि कितनी बार बुलाया गया है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक को पहली बार 6 मई 1961 को बुलाया गया था। दहेज निरोधी विधेयक था। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जब दूसरी बार बुलाया गया तो तारीख थी 16 मई 1978। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी। अब इसके बाद देखेंगे तो 26 मार्च 2002 को आखिरी बार बुलाया गया। आतंकवाद निरोधी विधेयक यानी कि पोटा से संबंधित था और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। अब इसके बाद यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो उस मुद्दे पर संयुक्त बैठक को आहूत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 110 में है। यहाँ पर बताया गया कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो इस सबसे संबंधित धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखने वाला एक बिंदु है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी विधेयक आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि इस बात पर अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इस पर आखिरी जो निर्णय होता है, फाइनल निर्णय, वो कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। करों से संबंधित या धन से संबंधित कोई विधेयक है तो उसको धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कहां पर होता है? तो ये केवल और केवल लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में आपको दिया भी गया है कि राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा केवल और केवल इतना कर सकती है कि वो 14 दिनों तक उसको रोके रख सकती है, और या तो 14 दिन से अधिक समय के लिए राज्यसभा रोकती है तो भी उस विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। धन विधेयक पर लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है राज्यसभा की तुलना में। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिया है।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधेयक का प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ से और पूछा जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो आप आंसर लगाएंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर को एडॉप्ट किया है। अब इसके बाद देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से, चूंकि काम कैसा है, विशेष काम है, इसलिए विशेष बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक होता है। 24वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 में एक प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है और संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो दोनों को समान मिलती हैं। लोकसभा केवल और केवल धन विधेयक के संदर्भ में बड़ा होता है, यहाँ पर राज्यसभा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। उसको केवल 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक को लेकर के। अगर वो मान लिया तो ठीक है, और अगर पारित नहीं किया है तब भी वहां पर यह माना जाता है कि इसने, यानी कि राज्यसभा ने उस विधेयक को पास कर दिया है। इसके अलावा देखेंगे तो विपक्ष की अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का मानक जो होता है कि कौन सी पार्टी का नेता जो होगा वो विपक्ष में बैठेगा, तो मानक जो होता है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10%, या इसी को हम लोग 10वां भाग कहते हैं, वही क्या होता है। यानी कि अगर वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं लोकसभा के लिए, तो तकरीबन 453 हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 55 सीट जिस अन्य पार्टी को मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, विपक्ष का नेता हो जाएगा। जैसे वर्तमान की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में है। हालांकि यहाँ पर ये क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका अगर 10% सीट उसको मिली है तभी विपक्ष में बैठने के लिए वो काबिल होता है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं। सदन के नेता की अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों में एक एक सदन का नेता होता है। लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को प्रधानमंत्री सदन का नेता नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों में से सदस्य को सदन का नेता नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो है सदनों में वाचन। वाचन का यहाँ पर अर्थ देखिए, तो पहला वाचन जो होता है वो विधेयक को पेश किया जाता है, विधेयक का राजपत्र में प्रकाशित होना। दूसरा वाचन जो होता है वो विधेयक समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाता है, विधेयक पर वाद विवाद होता है, उस पर चर्चा होती है, और तीसरे वाचन में विधेयक पर मतदान कराया जाता है। हालांकि ये बहुत खास आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जो विधेयक होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक को हम लोग सरकारी विधेयक कहते हैं और दूसरे को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जब मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि अगर कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो उसे हम लोग सरकारी विधेयक, और अगर कोई नॉन मिनिस्टर मेंबर इसको प्रेजेंट करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट बिल कहते हैं। गैर सरकारी में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा सदस्य जब विधेयक पेश करते हैं तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 1 महीने पहले अनुमति लेनी पड़ती है। सदन में मतदान की अगर बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों में मतदान कराने के लिए एक एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी सभापति। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नकाल का एक समय आता है तो संसद का पहला घंटा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चनरी कहते हैं या प्रश्नकाल कहा जाता है। इस समय के दौरान संसद के सदस्य जो हैं वो संबंधित जो मंत्री होते हैं, मान लीजिए कि अगर हमको सड़क के बारे में बात करनी है तो हम किससे बात करेंगे, सड़क और परिवहन मंत्रालय से बात करेंगे। अगर हम मान लीजिए किसी वैकेंसी को लेकर के बात करना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज हैं और वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, अगर इस मुद्दे पर हमें
बात करनी होगी, इस मुद्दे पर प्रश्न पूछना होगा, तो हम जैसे मान लीजिए अगर प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइमरी के टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हमें बात करनी पड़ेगी बेसिक शिक्षा मंत्री से। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब यही है कि जिस भी मंत्री से आपको सवाल पूछना होगा, वो सारी बातें जिस डिपार्टमेंट का होगा उसी मंत्री से आपको वो सवाल पूछना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को होता है तारांकित प्रश्न, दूसरे को होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया गया है, तारांकित प्रश्न में इसमें एक स्टार लगा होता है। जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य तुरंत उत्तर चाहता है तो एक तारा लगा करके देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसका उत्तर जो होता है वो मौखिक दिया जाता है। ये वाला पॉइंट आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तारांकित प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसके संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब है कि जैसे मैं आपको यही तारांकित और अतारांकित प्रश्न बता रहा हूं, मान लीजिए कि मैं तारांकित बता रहा हूं और आपने पूछ लिया कि नहीं, आपको तारांकित नहीं बल्कि अतारांकित प्रश्न बताना है। फिर मैंने आपको अतारांकित प्रश्न बताना शुरू किया और मैं आपको मौखिक आंसर आपका दे रहा हूं और बीच में ही आपको लगने लगे हाँ ये बात मुझे समझ में नहीं आई और फिर आप सामने से जब क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न कहा जाता है। लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती। अतारांकित प्रश्न की बात करते हैं तो इस पर तारा या स्टार यहाँ पर इंडिकेट नहीं होता है। इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। अतारांकित रहेगा तो उत्तर इसका कैसा होगा, लिखित। और इसमें जो है वो पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लोकसभा में एक दिन में तकरीबन 230 अतारांकित प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। अल्प सूचना के प्रश्न की अगर बात करें तो ये लोक महत्व के प्रश्न होते हैं और इनको 10 दिन पहले सूचना देकर के पूछा जाता है और इसका उत्तर जो होता है वो मौखिक दिया जाता है, यानी कि तारांकित जैसा होता है। शून्यकाल की बात करें या 0 आवर की, तो 0 आवर जो है सबसे पहले एक बड़ा अच्छा सवाल आपको यहाँ पर पूछा जाता है। सबसे अच्छा सवाल आपको ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया है, तो शून्यकाल कहाँ से आया है, ये भारत की देन होती है। तो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि शून्यकाल किस देश की देन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत। प्रश्नकाल के ठीक बाद का, भोजनावकाश के बाद ठीक पहले का ये समय होता है, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद और लंच से ठीक पहले का जो समय होता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल जो है वो भारतीय मीडिया की देन है। शून्यकाल में बिना सूचना दिए सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखेंगे तो एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, लोकसभा में विपक्ष के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ, यहाँ पर पॉइंट आपको यही बात ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो किसके लिए लाया जाता है, सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास पर चर्चा के साथ साथ मतदान का प्रावधान है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। अगर विपक्ष चाहे तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव को ला सकती है, उस पर मतदान कर सकती है और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार यानी कि प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। जबकि बहुत बहुत सही वाला जो मैटर होता है वो ये होता है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, ये विपक्षी दलों के द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होता है वो किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव होता है कि जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए तो सदन के पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदन की चल रही कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में दिया गया है।
भारत की संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में दिया गया है। संचित निधि का मतलब है कि यहाँ पर जो संचय करके धन रखा जाता है सरकार का, देश का, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आकस्मिक निधि की बात करेंगे तो आर्टिकल 267 में है। ये किसी भी जो आकस्मिक कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है, आर्टिकल 267 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसके बाद देखेंगे तो संसदीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण आपको दो समितियां मिलती हैं। इसमें से एक देखेंगे तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति कहते हैं। और प्राक्कलन समिति में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, संसद की सबसे बड़ी समिति है। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है, तो वो होती है प्राक्कलन समिति। और इसमें लोकसभा से ही सारे सदस्य आते हैं और टोटल सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य इसमें होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा देखिए लोक लेखा समिति है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो इसको हम लोग प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और इसमें कुल कितने होते हैं, 22। और इसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से। इस समिति का अध्यक्ष होता है, विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। यहाँ पर आपने देखा दो समितियों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली है प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति जो है वो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। इसके बाद हम लोगों ने बात किया है किसकी, तो बात किया है लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति को हम लोग प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें होते हैं 22। 15 होते हैं कहां से, लोकसभा से, और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है, और जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका उल्लेख जो है वो 1919 के अधिनियम में पाया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का गार्जियन या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करेंगे तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। बजट शब्द का प्रयोग अगर देखेंगे, सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या बजट शब्द का प्रयोग संविधान के अंतर्गत है या नहीं है, तो आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित विवरण जो होता है वो संसद में पेश कराते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बजट कह लेते हैं। लेकिन ये सही वाला बजट नहीं होता है, बल्कि हम लोग संसद के लिए क्या करते हैं, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि चीजें वही रहती हैं। वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब देखिए सामने आपके एक अगला टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है संघीय मंत्री परिषद, यानी कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संघीय मंत्री परिषद का जो प्रावधान है वो आपको आर्टिकल 74 में दिया गया है। और आपने देखा था अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में था कि केंद्र की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और उसी के कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस बात का जिक्र आपको आर्टिकल 74 में मिला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 75 में कौन करता है, इनके मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का होना चाहिए। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक ये मंत्री बना रह सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद क्या करना होगा, उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। मंत्रियों के शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। मंत्री जो हैं वो पद और गोपनीयता दोनों की अलग अलग शपथ लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे टीवी पर कि जब भी कोई मंत्री शपथ लेने वाला होता है तो वो एक नहीं बल्कि 2 बार शपथ लेता है। तो एक बार क्या होता है, पद की शपथ लेता है, अपना उसका जो पोस्ट है उसके लिए,
और दूसरा होता है गोपनीयता की, यानी कि अपने विभाग से संबंधित अगर कोई गुप्त जानकारियां हैं या सीक्रेट जानकारी है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो ये गोपनीयता की भी शपथ लेता है। तो पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और यहां पर देखेंगे तो मंत्रियों का कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, आर्टिकल 75 सेकंड में दिया गया। मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते होते हैं उसका प्रावधान अनुच्छेद 75 के 6वें खंड में है। मंत्रियों को वेतन संसद सदस्य के रूप में मिलता है। मंत्रियों का वेतन जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल आपको कई बार पूछा भी गया है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो वो निम्न सदन के प्रति होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मंत्री सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके आकार की बात करें, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो कितना होना चाहिए? तो मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये प्रावधान कर दिया गया है। कितना? वर्तमान में इनकी संख्या होती है लोकसभा के सदस्यों का 15% होता है। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम कितना होगा? 15%। और प्रावधान किया गया 91st अमेंडमेंट 2003 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तकरीबन हर एक एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और यही क्या होता है? यही हमारी कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष भी होता है। हमारी कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे नाम मात्र का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आंसर वहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब इसके बाद देखिए तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हैं? डॉक्टर जॉन मथाई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो अमृता कौर हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जो हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री जो है वो उसका काम होगा कि प्रशासन और विधान संबंधी सारी जानकारी राष्ट्रपति को वो देता रहे, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में प्रधानमंत्री जो होता है एक सेतु के रूप में काम करता है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति प्रशासन और विधान संबंधी सारी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री से मांग भी सकता है। 78 में ही आपको दिया गया है, अगर किसी भी विषय पर किसी भी मंत्री ने अकेले निर्णय ले लिया है तो राष्ट्रपति उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है आर्टिकल 75 में यहाँ पर जो दिया गया है संघीय मंत्रिपरिषद का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसको करता है? तो सामान्य तौर पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, यानी कि अपॉइंट करता है। हालांकि ये बात अलग है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य वो हो सकता है। इसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को करता है। प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है? संसद के किसी भी सदन का, ध्यान रखिएगा, जब किसी भी सदन लिख दिया गया तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री उसको बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की योग्यता का निर्धारण करते समय लोकसभा की सदस्यों की योग्यता को ध्यान में रखा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की उम्र चाहिए। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो राजीव गांधी जो हैं वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इसका कार्यकाल क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आमतौर पर हम लोग 5 वर्ष मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब तक उसको सदन में बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है।
इसके बाद देखेंगे अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत दल के नेता पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री की शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में है, हमने आपको बतलाया भी था। तीसरी अनुसूची में आपको विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की अलग अलग शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन की अगर बात करते हैं तो संसद सदस्य के रूप में इनको दिया जाता है भत्ता अलग से, चिकित्सा सुविधा अलग से और आवास अलग से, सुरक्षा अलग से दिया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होने के लिए सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उनको संसद का सदस्य होने के नाते सैलरी मिलती है। अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है और इसके अलावा प्रधानमंत्री का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विशेष यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको दिए गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी 2 बार पीएम बनी थी 66 और 1980 में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार बने थे 1947 और 1964 में। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने थे 96 में, 99 में और 1999 से 2004 के बीच में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद में देखेंगे तो मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे 2004 से 2009। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया किसको? राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को। नेहरू जी की मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई 11 जनवरी 1966 को। राजीव गांधी की मृत्यु हुई 21 मई 1991 को। और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोरारजी देसाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था निशान ए पाकिस्तान। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है तो उनमें से लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है। उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। सर्वाधिक वृद्ध प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई थे। सर्वाधिक युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिनों के लिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। हालांकि एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि संविधान के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ये केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको पद को बनाया गया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद के किसी भी सदन का सामना नहीं किए थे, यानी कि सदन में वो उपस्थित ही नहीं हुए थे। और इसके बाद में हम लोगों को देखना है एक अन्य महत्वपूर्ण बातें, वो है आपका राज्य का मुख्यमंत्री, यानी कि राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है तो राज्य के मुख्यमंत्री हम लोगों का ये अगला टॉपिक हो जाएगा। आर्टिकल 164 की बात करेंगे और यहाँ तक की चीज़ें जो आपको दी गई हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। आज के लिए हम लोगों की क्लास बस यहीं तक है। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।